महायुद्ध की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर जोरदार हमला हुआ है। यूएस सबमरीन ने ईरानी जहाज को निशाना बनाया और हमले के बाद 148 लोग लापता हैं, यह बड़ी खबर है, जबकि 32 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो यूएस सबमरीन ने ईरानी जहाज पर जोरदार हमला किया है और उसके बाद चिंता वाली खबर यह है कि 148 लोग लापता हैं, 32 लोगों के घायल होने की खबर है। आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है महादंगल का। महायुद्ध लगातार जारी है और पूरी दुनिया पर इसका असर भी साफ साफ इस समय दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यह जंग अभी रुकने वाली नहीं है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि सिर्फ हवा में ही नहीं, जमीनी ऑपरेशन के लिए भी अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं दिखता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के जहाज फंसे हुए हैं। 4 जहाजों पर ईरान ने हमला किया था। ईरान ने जीपीएस सिस्टम भी बंद कर दिया, जिससे कि हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास जहाज फंसे हुए हैं। जहाज फंसने की वजह से 6 दिन में कच्चे तेल की कीमत करीब 12% तक बढ़ गई है। 26 फरवरी को कच्चे तेल की कीमत 6,500 रुपए प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर 7,278 रुपए प्रति बैरल तक जा पहुंची है। यह साफ है कि अगर युद्ध लंबा चला तो दुनिया के लिए बड़ा संकट पैदा होगा। भारत समेत कई देशों में कच्चा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए ही पहुंचता है। तेल अगर महंगा होगा तो बाकी चीजों की कीमत भी इसी से सीधे तौर पर जुड़ी होती है, इसीलिए महंगाई यकीनन बढ़ेगी। महादंगल में इसीलिए आज का सवाल हम देश के सामने रखने वाले हैं कि महायुद्ध दुनिया को कितना महंगा पड़ेगा। युद्ध भयंकर, आप पर कितना बड़ा होगा असर। अड़ा है अमेरिका, डटा है ईरान, तो क्या निकलेगा समाधान? मानवता के विरुद्ध कब तक चलेगा यह महायुद्ध? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले जो बयान सामने आए हैं वो सुनिए। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के रूलर से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यूएई के रूलर से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हेड ऑफ द स्टेट से बात नहीं कर रहे। मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परख चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी सरकार सोनिया गांधी की सलाह की मोहताज बिल्कुल भी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि कब कहां और किससे बात करनी और क्या निर्णय लेना। ईरान हमारा सदियों पुराना दोस्त है और ईरान के सुप्रीम लीडर की इस प्रकार से हत्या की गई और हमारे पास 2 शब्द संवेदना की नहीं है बात केंद्र सरकार के पास। विदेश नीति की आप धज्जियां उड़ा रहे हो। मोदी जी, बीजेपी हमेशा राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपना विदेशांग नीतियों को उपयोग करने बड़े से बड़ा पानी का कंपास पर निर्भर करता। कंपास आपको दिशा थोपता नहीं, लेकिन निर्देश देता है, ताकि अब भटकाव ना हो। ये भटकाव के लक्षण चिंता। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। दीपक बोहरा जी, पूर्व राजनयिक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिबात जी इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। मनीष मिश्रा जी, आप अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक मेहमान प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक बोहरा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, दुनिया को कितना महंगा पड़ेगा ये महायुद्ध? क्योंकि दोनों तरफ का जो रुख है, एक तरफ अमेरिका, इजराइल न रुकने को न थमने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं जमीन पर भी उतरेंगे जरूरत पड़ी तो, और दूसरी तरफ ईरान की जो इच्छा शक्ति लगातार पलटवार के तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसा लगता नहीं है कि वो भी कहीं पर भी हार मानने को मौजूदा वक्त में तैयार दिखता है। क्या है रास्ता, कैसे बढ़ेगी दुनिया? बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूं आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया और इतने सारे विशेषज्ञ आपके चैनल पर अभी मौजूद हैं मेहमान। उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। सिर्फ 20 साल मैं उस इलाके में रहा हूं, तो अपने आप को फ्लैटर करता हूं कि थोड़ा बहुत वहां का सिस्टम मैं समझता हूं।
जहाँ ईरान का आपने सवाल पूछा है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में अब क्या हो रहा है, कुछ वहां पर टैंकर्स फंसे हुए हैं। ऑफिशियली तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं हुआ, बंद नहीं कर सकता ईरान उसको, वो उसके बाप की अमानत नहीं है, लेकिन वो धमकी जरूर दे रहा है कि आप लोग यहाँ से नहीं जाइए। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, शिपिंग कंपनी, जो उसको अवॉइड कर रही हैं क्योंकि वहां पे कुछ टैंकर्स फंसे हुए हैं। अमेरिकन नेवी भी चाहती है कि लोग वहां से ना जाएं। अब आपने तेल के बारे में बात किया है, बेटा तेल जितना महंगा होगा सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अमेरिका को। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे $1 करोड़ पर बैरल वहां की कीमत है, वो तो भांगड़ा करेगा। इसको आप हमेशा याद रखिए कि अमेरिका का फायदा है इसके अंदर। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं कि ईरान की वैसे भी ऑयल एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गई थी, उसको कम करने के लिए और नपुंसक करने के लिए ये उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने सिर्फ उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला किया था, फिर उसके बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। अब जो मुझे अभी खबर आई है अबाउट 10 मिनट्स अगो, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि अब कुछ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे पानी है या बिजली है, उन पर भी हमले शुरू हो गए हैं इजराइल और अमेरिका के, क्योंकि आसमान जो है ईरान के ऊपर वो पूरी तरह इजराइल की काबू में। ईरान की कोई आपस नहीं। फाइनली एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं, आप जिहादिस्तान का नाम आपने सुना है, उसको लोग पाकिस्तान कहते हैं। उसकी तो एक अग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ कि अगर किसी पर हमला हुआ तो हम इट विल बी कंसिडर्ड कि दूसरे पर भी हमला हुआ, हम रक्षा करेंगे एक दूसरे। कहाँ गया ईरान? तो ठोक रहा है सऊदी अरेबिया को, बिल्कुल, उसकी अरामको की पानी। तो पाकिस्तान कहाँ गया? क्यों नहीं गया लड़ने के लिए? वो खेती मार्शल उनका कहाँ छुप के बैठा हुआ है? जाना चाहिए। और ईरान ने अब साफ धमकी दे दी है जिहादिस्तान को कि टाइगर, आपकी एयर स्पेस से इजराइल और अमेरिका के जहाज उड़े हैं मुझ पर हमला करने के लिए, अब जरा ठहर जा, देखो मैं क्या हालत करता हूं। सो बेटा, ये अब वाइडर कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि इस्लामिक देश हैं, उनके आपस में जंग जाएगी, इजराइल और अमेरिका। और मौजूदा वक्त में ये देखने को भी मिल रहा है दीपक कोहरा जी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जिन देशों पर ईरान की ओर से पलटवार करते हुए अमेरिकी बेस पर निशाना साधा गया है, उनमें से 9 तो सिर्फ इस्लामिक देश हैं। ऐसे में अब आगे क्या स्थिति बनेगी? मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी, सीधे आपके पास आते हुए बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है, हालांकि ईरान का जो पलटवार है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, इस तरह की उम्मीदें यकीनन अमेरिकी सेना या अमेरिका की ओर से भी नहीं की गई होगी ना इजराइल की ओर से, क्योंकि वो डट कर खड़ा है और यहां तक कि उसने साफ कर दिया कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि इस जंग में खुलकर चीन या फिर रशिया साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कई मोर्चे ऐसे रहे जब ईरान की ओर से खुले तौर पर दोनों का पूरी तरह से सहयोग किया गया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से यह जरूर कहा गया कि ईरान की सुरक्षा सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो खुलकर साफ नजर नहीं आता है, बिल्कुल डटकर नजर नहीं खड़ा होता है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, अगर रशिया की हम बात करें तो यूक्रेन युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया था तो ईरान ने ड्रोन, गोला बारूद, हथियार भी दिए थे, यहां तक कि रूस में ड्रोन प्रोडक्शन लाइन शुरू करने में मदद की गई थी। लेकिन यहां पर निंदा करने के अलावा न रशिया न चाइना, उसका कुछ रुख साफ नजर नहीं आता है ईरान को लेकर। क्यों स्थिति ऐसे दिखती है ईरान के समर्थन में? क्यों कोई मुल्क खुलकर अपने असलहे, गोला बारूद के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है ईरान के साथ? देखो चित्रा, मुझे लगता है कि अब ईरान अकेला पड़ा है, उसके साथ कोई नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ तो उसने और मुसीबत ले ली है, सभी देशों पे हमला कर दिया है। जब बात आती है रूस और चीन की, उसके दो बात है। ये सच्चाई है, रूस और चीन ने इसको हथियार भी दिए हैं, ड्रोन्स भी दिए हैं, मिसाइलें भी दी हैं। स्पेशली चाइना ने इसको HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, HQ-15, और रूस ने इसको S-300 दिया है, रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया है, मगर ये सब लड़ाई से पहले दिया। अब जो है कोई मदद नहीं कर रहा। रूस इसलिए मदद नहीं किया, रूस यूक्रेन की लड़ाई के अंदर बिल्कुल उलझा हुआ है। चीन जो है उसका फोकस ताइवान की तरफ है। तो सच्चाई है, बात करने के अलावा ना रूस आएगा ना चीन आएगा मदद करने के लिए ईरान की। ईरान अकेला है। और अब जो बात आप उठा रहे चित्रा कि इसने जो US की मिलिट्री बेसिस हैं वो हिट किए हैं इसने मिडिल ईस्ट में, उसका क्या रीज़न? देखो, वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं ये रीजनल वार बने और ये इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने भी कम से कम 80 से 100 बिलियन डॉलर जो इन्वेस्ट किया हुआ स्पेशली दुबई में, तो वो सारा का सारा पैसा जो है उसके अंदर भी खतरा होगा, क्योंकि सेफेस्ट माना जाता था। तो ये देश जो हैं ये एक प्रकार
अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि ये लड़ाई बंद हो। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत ईरान ने किया है। दूसरा, यहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना पुख्ता नहीं है जितना इजराइल में है, मल्टी टियर है। वहाँ पर आप देखें आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है, पेट्रोइड और थर्ड भी है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है एयर डिफेंस सिस्टम की वो कम है, नज़दीक है, सरप्राइज फैक्टर है। तो बड़े चाल से इसने इस इलाके को भी एक्टिवेट कर दिया है। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा जो इकॉनमी है इस इलाके की हिट करेगी। तीसरा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अब ये लड़ाई किस तरफ जा रही है और क्या ये एक सरप्राइज फैक्टर लगा है अमेरिका को। किसी हद तक अमेरिका ने भी और इजराइल ने भी ये नहीं सोचा था कि ईरान इतना लड़ पाएगा। उन्होंने ये सोचा था हो सकता है अयातुल्ला अल खमैनी को अगर मार देते हैं तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर ही नहीं, वो रिलीजियस लीडर भी है। मगर ईरान ने कहीं ना कहीं अपनी सक्सेशन प्लान बना रखी थी और जैसे वो हमले कर रहा है वो ऐसा लग नहीं रहा कि अयातुल्ला अल खमैनी या डिफेंस मिनिस्टर के मारे जाने के बाद कोई प्रेशर कम होगा, बल्कि प्रेशर बढ़ा दिया है। तो ये सिचुएशन जो है काफ़ी फ्लूइड है और मुझे लगता है क्योंकि ईरान के पास 3 से 4 हज़ार के करीब मिसाइलें हैं और ड्रोन्स का भंडार है, वो कुछ टाइम तक लड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इतनी जल्दी वो हाथ नहीं खड़े करेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और लड़ाई की इंटेंसिटी भी आने वाले टाइम में बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ेगी। और लगातार अगर इसमें दूसरे कंट्री इन्वॉल्व होते हुए चले गए, खासतौर से रशिया और चाइना पर सभी की निगाह टिकी हुई है, तो फिर इसका दायरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। मनीष मिश्रा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि इस सवाल को लेकर हम कि दुनिया में कितना महंगा पड़ेगा ये महायुद्ध, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि अगर 1 महीने बंद रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो फिर 130% की तेजी हो सकती है कच्चे ऑयल की कीमतों में। ये अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी का सबब भारत जैसे उन तमाम मुल्कों के बीच भी देखने को मिलेगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है। आगे आने वाला वक्त इस महायुद्ध के कारण कितना बड़ा संकट लेकर आने वाला है। मनीष जी, बिल्कुल सही कह रही है चित्रा जी आप। अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान लगभग 55% के आसपास ऑयल जो है उसी रास्ते से आता है, यानी कि गल्फ़ और जो वो वाला रीजन है, ईरान का रीजन है, उसी रीजन से आता है। और लगभग मान के चलिए कि गल्फ़ से लगभग 25% के आसपास ऑयल का इंपोर्ट हिंदुस्तान करता है। बिल्कुल। और अगर आप कीमत देखेंगे तो पहले $73 पर बैरल होता था, आज लगभग $91 पहुँच गया है, $82 पहुँच गया है। और ये उम्मीद लग रही है अगर युद्ध चलता रहा तो ये $100 तक पहुँच सकता है। अब तेल के दाम बढ़ने से कहाँ फ़र्क पड़ेगा, ये तो हमें सब पता हुआ है कि उसका लॉजिस्टिक पे फ़र्क पड़ेगा। लॉजिस्टिक फ़र्क पड़ेगा तो उससे सारी FMCG इंडस्ट्री, यानी कि हमारे खाने पीने के जितने सामान हैं वो महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। और जो वो लड़ाई चल रही है उसके चक्कर में क्या दिक्कत है कि जो फ्रेट है, यानी कि जैसे अभी जो हिंदुस्तान में जो इंपोर्ट होता था या एक्सपोर्ट होता था, उसमें अभी जो एक फ्रेट का रेट लगभग चलता था, चाइना से बात करें तो $1000 का पर कंटेनर का रेट था, वो आज रेट में $5000 का रेट पहुंच गया, यानी कि 4-5 गुना फ्रेट में वृद्धि हो रही है। उसके बाद उसका इम्पैक्ट सेम इंश्योरेंस में भी आता है। तो इंश्योरेंस जब एक रिस्क बढ़ता है तो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है। तो इस सब से जो लॉजिस्टिक है, और लॉजिस्टिक से चाहे वो एयर का लॉजिस्टिक हो, चाहे वो सी का लॉजिस्टिक हो, चाहे रोड का लॉजिस्टिक हो, सब जगह पे तेल से या एनर्जी से फ़र्क पड़ेगा। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर $10 पर बैरल अगर तेल का दाम बढ़ता है तो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, यानी कि GDP है, उस पर लगभग 0.2% का फ़र्क आता है। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा जो दिख रहा है आगे आने वाला वक्त, यानी कि जो आम आदमी जो ये शो देख रहे हैं वो भी आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि महंगाई आगे आने वाले वक्त में बढ़ेगी, क्योंकि जब इस तरह से मुल्क इन्वॉल्व होते हैं तो फिर यकीनन उसमें तमाम दूसरे देश भी बेवजह पिसते हुए चले जाते हैं। लेकिन बहुत बड़े महायुद्ध का संकट आगे आने वाले वक्त में और गहराएगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरह के तेवर दिखा रहा है और उनकी ओर से बार बार राष्ट्रपति ट्रंप बार बार मीडिया के सामने आकर ईरान को ये धमकी देते हुए कहते हैं कि अभी और बड़े हमले के लिए वो तैयार रहे। लेकिन इन सब के बीच ईरान में इजराइल की जो तीसरी आंख है उसके बारे में बताते हुए पॉलिटिकल मेहमानों का रुख करूंगी। मोसाद ने ईरान का हर ट्रैफिक कैमरा हैक कर लिया। कई साल से ईरान के ट्रैफिक कैमरे इजराइल ने हैक करके रखे हुए थे ताकि वो बिल्कुल सटीक जानकारी वहां से हासिल करके पाए। खामनेई उनके सुरक्षा कर्मियों की हर हलचल पर उनकी नजर थी और उसके बाद हम सब ने देखा किस तरह से खामनेई को मार गिराने में अमेरिका और इजराइल को कामयाबी हाथ लगी। लेकिन ईरान की जनता भी
अगर एक वर्ग को छोड़ दें जो खामनेई की मौत पर जश्न मना रहा है, तो बड़े पैमाने में ईरान की जनता भी सड़कों पर उतरी हुई है। खामनेई की मौत के बदले की मांग उनकी ओर से की जा रही है और स्पष्ट रूप से ईरान ने अमेरिका को यह धमकी भी दी है कि कोई बातचीत नहीं करेंगे और यह भी कह दिया है कि खामनेई का बड़ा बदला लेने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हुए सीधे प्रदीप भंडारी जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी की ओर से कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या विश्व व्यवस्था को परिभाषित करने के तरीके के रूप में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का वो समर्थन करते हैं? अब भारत की चुप्पी, ये वैश्विक प्रतिष्ठा को साइलेंस नाउ, ये इस तरह की बातें राहुल गांधी की ओर से कही जा रही है कि क्यों चुप है प्रधानमंत्री? ईरान के मामले में भारत सरकार अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही है? और दूसरी तरफ देखिए, सोनिया गांधी की ओर से भी सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई पर सरकार की चुप्पी तटस्थता की निशानी नहीं हो सकती है। प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, देखिए एक चीज़ आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी और इस वक्त जितना भी कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो इस बात से कहीं ना कहीं दुखी है कि भाई भारत इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उलझ क्यों नहीं रहा है। ऐसा क्यों है कि भारत जो है वो कनाडा के साथ में इकोनॉमी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जब रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध हुआ था तो भारत ने कहा था वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। अभी भी ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कल बायलैटरल था कनाडा के साथ में, तो उन्होंने स्पष्ट करा कि वी बिलीव इन डी-एस्केलेशन, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। एमईए का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वी बिलीव दैट एवरी नेशन शुड रिस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। यहाँ पर दीपक वोरा जी हैं जो हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो जानते हैं कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब क्या है। पर अगर जब कई मुस्लिम कंट्रीज भी इसके अंदर खुलकर पक्ष नहीं ले रही, तो मुझे लगता है कि हमारा राष्ट्रीय हित इस बात में है कि भारत इस कॉन्फ्लिक्ट में अंदर ना घुसे, भारतीय जो हैं वो सुरक्षित आ सके, जैसे ऑपरेशन सिंधु में आए थे, ऑपरेशन गंगा में आए थे, और भारत अपने राष्ट्रीय हित को आगे रखे। दूसरी बात, अगर इनको इतनी ही दुख हो रहा है तो जरा मुझे बताइए 2005, 2006, 2009 के अंदर IAEA में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो क्यों इन्होंने वोट किया था ईरान के खिलाफ? पॉइंट नंबर 3 ये है कि कांग्रेस 2004 से 14 के बीच में कौन सी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर खुद के घुसी थी? क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट जिसमें भारत ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर है वो इसमें घुसे, जिससे हमारी डायरेक्ट इकोनॉमी को फर्क पड़े? मतलब ये बहुत देश विरोधी बात है। अब मैं आपकी ऑयल वाली बात पे एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। यहाँ आप एक चीज समझिए कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको कहते हैं UNCLOS, जिसके तहत 12 नॉटिकल माइल्स तक की किसी भी कंट्री का अधिकार रहता है। उसके बाहर अगर कोई भी किसी स्ट्रेट को क्लोज करने का कोई भी कंट्री प्रयास करती है, ABCDE, तो वो UNCLOS का विरोध होता है। तो मुझे लगता है इस सब के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। भारत इसमें वेट ऑफ वॉच कर रहा है और आज हमारे ऑयल बास्केट 40 से ज्यादा कंट्रीज के साथ फैला हुआ है। वी आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री, इनफैक्ट हम लोग 40 से ज्यादा कंट्री पे डिपेंडेंट है। दूसरा, हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व आज 70 दिन से ज्यादा का है। तीसरा, आज 25 से 30% ऐसी स्थिति है जहां पे ऑल्टरनेटिव रूट्स अवेलेबल है जो पहले अवेलेबल नहीं है। और किसी भी स्ट्रेट को ABCD, दुनिया के अंदर किसी भी स्ट्रेट को ओपन या क्लोज करने का अधिकार कोई कंट्री को नहीं होता है। उसके अंदर बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं, बॉडीज होती है। तो मुझे लगता है इसका ब्लैक एंड व्हाइट एनालिसिस नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत नुआंस्ड है। और ये बड़ी बात है कि भारत आज ग्लोबली दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल सामने हो गया चित्रा जी, जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वो अपने विरोधी को मुंह तोड़ जवाब भी देता है। तब इंडिया के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पूछ रहे थे हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। इजराइल के अंदर कोई भी नहीं बोल रहा है कि भाई एवरीबॉडी सेइंग हम कंट्री के साथ खड़े। ईरान के अंदर वो कह रहे हैं हम राष्ट्रीय के साथ खड़े। तो ये देश को सोचना चाहिए, जब हिंदुस्तान के राष्ट्रीय की बात आई थी ऑपरेशन सिंदूर में, क्यों हम लोग के लोग जो इस बात को सोच रहे थे कि भारत गलती करे और भारत के जहाज का गिरे। कांग्रेस को अपना राजनीतिक हित और वोट बैंक छोड़ना चाहिए और देश हित की बात करनी चाहिए। हम देश हित को आगे रखेंगे। बार बार ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं और आपका भी रिएक्शन मैंने पढ़ा और देखा ईरान के संदर्भ में। जो आम लोग हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब ईरान का रुख क्या इंडिया के साथ था? नहीं था। तो आज मौजूदा वक्त पे क्या जरूरत है, अगर 2-3 मजबूत देश लड़ रहे हैं तो उसमें जाकर भारत अपना स्टैंड ले ले और एक तरफ खड़ा हो जाए? गुट निरपेक्षता तो पंडित नेहरू ने ही बनाया ना, और आज उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत हो गई है राजपूत साहब? 3-4 चीज़ें हैं चित्रा जी। पहली चीज़ तो आपने इजराइल के विदेश प्रतिपक्ष के नेता की बात करी। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस ड्यूरेशन में एक भारतीय और एक भारतीय पार्टी, चाहे प्रतिपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में, ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ी थी, जब तक नरेंद्र मोदी जी ने अपना कायरतापूर्ण निर्णय नहीं लिया जो कि सीज फायर का था।
और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने से। उस दिन तक सारी की सारी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी थी, सर्वदलीय बैठक में खड़ी हुई थी। तो ये तो हमारी नीति है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी अगर राजनीतिक रूप से कमजोर कोई निर्णय लेते हैं और कमजोर रणनीतिक निर्णय लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो फिर उनका विरोध करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, भारत की स्थिति पिछले 70 सालों में इतनी खराब कभी नहीं हुई, भारत की विदेश नीति की दुर्दशा इतनी खराब कभी नहीं हुई कि भारत कोई स्टेक होल्डर ही नहीं, भारत की बात कोई कर ही नहीं रहा है। भारत की विदेश नीति की इतनी दुर्दशा हो गई है और हमारी जो इंटेलिजेंस की इतनी दुर्दशा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दी है कि भारत के प्रधानमंत्री इतने बेसुध हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि 2 दिन बाद इजराइल युद्ध करने वाला है ईरान से, और वहां पर वो जा रहे हैं और कैंसेट में एक ऐसा पट्टा पहन रहे हैं या एक ऐसा वो ले रहे हैं जिसका ना भूतो ना भविष्यतो, ना उससे पहले वो पुरस्कार किसी को दिएगा ना उसके बाद वो किसी को पुरस्कार दिया जाएगा। तो आज की डेट में अगर भारत की स्थिति इतनी अनिर्णय की हो गई है, भारत की स्थिति इतनी अनवैलिडेट हो गई है, इतनी जीरो हो गई है कि हम पूरी दुनिया में कोई स्टेक होल्डर ही नहीं, अगर इस पर हम सवाल उठाते हैं, जीसीसी में यानी गल्फ कंट्रीज में अगर हमारे 1 करोड़ भारतीयों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, दुबई सहित 40 देश हैं, उनमें 1 करोड़ भारतीय से ज्यादा रह रहे हैं। और सबसे मजे की बात बताता हूं चित्रा जी, शायद और किसी का ध्यान नहीं गया होगा इस पर, जितने एपेस्टीन फाइल के शेयर होल्डर्स हैं, जितने, चाहे वो गल्फ कंट्री के लोग हों, सऊदी अरब के हों, कहीं के हों, जो भी स्टेक होल्डर एपेस्टीन फाइल के हैं, चाहे वो यूएस के स्टेक होल्डर्स हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान के स्टेक होल्डर्स हों, चाहे हरदीप पुरी जी हो, चाहे मोदी जी का नाम लिए हुए हो, वो सारे के सारे युद्ध में रत हैं, युद्ध कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, और या फिर चुप बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एप्स्टीन फाइल का भी एक असर आपके सामने आता है। एक सवाल सुरेंद्र राजपूत जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1965 और 1971 में तो एप्स्टीन फाइल था नहीं। यहाँ पर देखिए, निशिकांत दुबे की ओर से जो सांसद हैं उनकी ओर से कुछ डॉक्यूमेंट लगाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि ईरान ने 1965 और 1971 में पाकिस्तान को हमारे यानी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे, विमान और हथियार दिए थे, और आज भारत अगर चुप है ईरान के इस मसले पर क्योंकि उनकी आपस की लड़ाई है, तो आप कह रहे हैं नहीं हमें तो इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके अलावा उनकी ओर से एक और जो जानकारी साझा की गई है, इस पर भी आपको गौर फरमाना चाहिए। राहुल गांधी जी की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं उस पर जवाब देते हुए उनका ट्वीट है, आपकी जानकारी के लिए 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च धार्मिक नेता खुमैनी साहब ने भी किसी प्रकार का कोई बयान जारी नहीं किया था, कोई बयान जारी नहीं किया था। सुरेंद्र राजपूत जी, हमको जारी करना चाहिए, हमें अपना हित भूलकर पहले खुद जाना चाहिए उसमें। सुरेंद्र राजपूत जी, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं चित्रा जी, शायद या तो आप कांग्रेस की बात नहीं समझ रही हैं या समझना नहीं चाह रही, आप एक जीनियस प्रस्तोता हैं, हम इस चीज को मानते हैं। पहली चीज तो भारत को कभी भी, हिंदुस्तान को कभी भी कांग्रेस ने नहीं कहा इन्वॉल्व हो, हमने कहा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, इन्वॉल्व होना नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारी नेता की हत्या के खिलाफ अगर कोई चीज, कोई आदमी नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के अन्याय के खिलाफ ना बोले। अन्याय होगा तो हम बोलेंगे, ये हिंदुस्तान की नीति है, मेरी नीति नहीं है। अभी एक सुरेंद्र राजपूत जी, जो हमारे और आपके लिए अन्याय है वो कुछ महिलाओं के लिए, हालांकि ईरान में जो रहा है, देखिए खामनेई साहब एक बहुत बड़े धार्मिक लीडर थे और उनका उसी तरह से सम्मान होना चाहिए। हमारे देश के जो शिया बहुल लोग हैं और उनकी जो भावनाएं हैं उनका भी बहुत सम्मान। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, उसी ईरान में हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं सड़कों पर उतरकर खुशी मना रही हैं, वो बुर्का हटा रही हैं, वो उनकी ओर से जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान की महिलाओं की ओर से कि एक व्यक्ति मारा गया जिसने लगातार हमें प्रताड़ित किया, उनके अलग अलग वीडियोस देखिए। तो जो हमारे और आपके लिए अन्याय है राजपूत साहब, वो किसी के लिए न्याय भी तो है, ये तो तय करना हमारा काम है ना कि हमारे देश के हित में क्या है। सुरेंद्र राजपूत जी, देश के हितों को कैसे दरकिनार कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से आपने जो बयान दिया, हाँ, 2 लाइन में अपनी बात कहिए, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगी। दीपक वोरा जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। आप सवाल लंबे पूछती है, थोड़ा जवाब तो देने दीजिए। दीपक वोरा जी को भी जवाब देना है, आपको भी जवाब देना। हाँ, किसी के देश में आंतरिक क्या हो रहा है ये हमारा विषय नहीं है। हमारा देश
उस देश के साथ कैसे संपर्क रखता है, कैसे संबंध रखता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या पहचान है, उससे हमारे संबंध और हमारे वक्तव्य तय होते हैं। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दुर्दशा कर दी है हमारी विदेश नीति की। अभी पूछ रहे थे दीपक बोरा जी, चलो मैं नाम लेकर के कह देता हूं कि भाई क्या नाम ऐसा हो रहा है, ईरान में ये हो रहा है, इनका सऊदी अरब से पैक्ट था पाकिस्तान से, पूछो उस पाकिस्तान से। तो बिल्कुल पूछिए, मैं दीपक बोरा जी आपसे सहमत हूं। बिल्कुल पूछना चाहिए आपको नरेंद्र मोदी जी से, जो बगैर बुलाए बिरयानी खाने गए थे नवाज शरीफ के यहां, उनसे आपको जरूर पूछना चाहिए कि भाई पाकिस्तान और सऊदी अरब का आपस में संबंध है तो पाकिस्तान युद्ध में क्यों नहीं उतरता है। आपकी तरफ से मैं पूछ लेता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि पाकिस्तान के क्या नाम नुमाइंदे होकर के नरेंद्र मोदी जी ये जरूर बताएं कि भाई ये क्यों नहीं उतर रहे हैं सऊदी अरब की तरफ से। और रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की अपनी एक परिस्थिति है, अपनी एक छवि है, अंतरराष्ट्रीय छवि है, जिसका नाश मार दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार। मुझे लगा प्रदीप भंडारी जी बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, भाई खामनेई एक बड़े धार्मिक नेता थे, हमारे देश की भी एक बड़ी आबादी शिया लोगों की है जो उनसे एसोसिएट करती है, तो दुख के दो शब्द तो बोले जा सकते थे प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को डिप्लोमेसी आती नहीं है और कांग्रेस पार्टी की इतनी देश से नफरत हो चुकी है कि उसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि भारत ने कि एमईए ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि भाई एवरी नेशन शुड प्रोटेक्ट इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड टेरिटोरियल सोवरेनिटी। साथ में भारत ने ये बोल दिया कि इट इज ऑन द साइड ऑफ पीस। ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि भारत कोई ऐसी डिप्लोमेटिक मिस्टेक करे जिससे कि ये बोले अरे देखो 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 भारत का नुकसान हो गया। और ये ठीक ऐसा ही जो है रशिया यूक्रेन में भी चाह रहे थे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था चित्रा जी, हर देशभक्त ने देखा कि कैसे 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो ड्रोन्स आए थे उसको भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, खत्म हुआ। 1 इंच भी जो है हमारी भूमि को ना हमारे किसी भारतवासी को दिक्कत हुई। यह हमारा राष्ट्रीय हित था। तब क्या कोई पूरी दुनिया जो है वो आके बोली कि हम इंटरफेयर करेंगे? क्या बोले? ये इंडिया ने, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर आतंकी हमला किया और हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तब भी कांग्रेसी उस वक्त ये पूछ रहे थे कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की, बताओ भारत के जेट्स कितने गिरे। ये नहीं पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के कितने जेट्स भारत ने मारे, ये पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। पहली बात। अब इनसे बात करता हूं। इन्होंने बोला कि भाई किसी और को अवार्ड नहीं मिला। अरे जो बाइडेन को मिला, एंजेला मर्केल को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते भारतीय प्रधानमंत्री हो गए जिनको इजरायली पार्लियामेंट से मिल गया, क्योंकि गांधी वाड्रा परिवार को नहीं मिल पाया तो इनको अब नफरत देश से होना चालू हो गई। ये एप्स्टीन की बात करते हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि एप्स्टीन में इनके खुद के नेता इन्वॉल्व है, पर इसमें मैं नहीं आऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, रमजान के वक्त की बात की जा रही है, 50 से ज्यादा मुस्लिम देश है, क्या हर मुस्लिम देश ने खुलकर कोई स्टैंड लिया है? क्या इनका फ्रेंड पाकिस्तान जिसकी बात ज्यादा करते, जिसमें इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, क्या वो खुल के जाके किसी का पक्ष लिया है? हम क्यों इस लड़ाई के अंदर घुसे जब हमारा राष्ट्रीय हमारे भारतवासियों को प्रोटेक्ट करना है? हाँ, हमारा राष्ट्रीय है कि अगर कोई भारत का निवासी कहीं भी रह रहा है उसको सुरक्षित वापस लाना या उसमें करना। उससे एम्बेसी ने बोला वी आर इन टच। वहां से लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इज द सेफेस्ट प्लेस। ये तो मानते ही नहीं थे कि भारत सबसे सेफेस्ट प्लेस है। दुनिया में साबित हो गया भारत सबसे सेफेस्ट प्लेस है। इनको मिर्ची यही है कि भारत की इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ रही, भारत में इन्फ्लेशन कम लेकिन कैसे। फिर उसी सवाल के पास मैं आऊंगी कि अगर हमारे वहां के बहुत सारे शिया धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, शिया बहुल इलाके के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर आखिर उस तरह से उनको उनकी आत्मा की शांति या उस तरह के ट्वीट क्यों नहीं किए गए? लेकिन दीपक बोरा जी, चूंकि कांग्रेस की ओर से आपके ऊपर भी सवाल दागे गए हैं, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। अश्विनी शिवाजी, मैं फौरन आ रही हूँ। सुरेंद्र जी, आप आऊंगी आपके पास। एक बार दीपक बोरा जी पर आपने कई सवाल उछाले थे, मैं जवाब ले लेती हूँ दीपक बोरा जी से। जी बस 3 सवाल नहीं, मैंने तो दीपक बोरा जी का समर्थन किया है। ठीक है। सबसे पहले रमजान की मुबारक सबको हो और होली के शुभ अवसर पर भी मुबारक हो। तो जो हमारे लीडर कह रहे थे कि हमने ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया तो हम हार गए। सर, एक तो ये ट्रंप कहता है कि मैंने कहा था, अगर कोई दूसरे देश का लीडर कहता है सीज फायर कर दी गई तो आप संतुष्ट हो जाते। हमने सीज फायर इसलिए किया सर कि हर एक्शन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि उनकी फौज को कठोर जवाब दिया हमने डट के। जब वो हमने जवाब दे दिया उसके बाद जंग को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था सर, हमारा नुकसान बहुत होता है। सर, आपको याद होगा, मैं नहीं जानता आपकी उम्र कितनी है या तजुर्बा डिप्लोमेसी में कितना है, मेरी 75 साल की उम्र है, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए सर। 71 की लड़ाई में मैं था सर। जब खत्म हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, श्रीमती इंदिरा गांधी जो बहुत ही होशियार नेता थी, उन्होंने कहा मैं यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर रही हूँ। क्यों किया उन्होंने सर? हमारा मकसद तो हमने हासिल कर लिया था। हम चाहते तो हम लड़ते जाते, अंदर वेस्ट पाकिस्तान में घुस जाते, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था।
इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं था सर, कि हमने जो करना है वो कर दिया है। अब चाहे चंद्रमा हमसे कहे या पिंग पोंग चीन वाला कहे या कोई और बोले या भूटान का नरेश कहे या रुक जाओ, हम अपना हम अपने हित में जो करना था, हमारा असेसमेंट था कि अब रोक देना चाहिए। हमने संदेश दे दिया, हमने ये कहा, हमने पॉज बटन दबाया है और अगर फिर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा इसको रिन्यू करेंगे। तो सर इसमें कोई कूटनीति की हार नहीं है, बल्कि हमारी कूटनीति की जीत है। और फाइनली एक चीज बता देता हूँ सर, आरोप लगाया जाता है मुझ पर भी, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, कि आपके साथ सिंदूर में कौन खड़ा हुआ था। सर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, तुर्की और अजरबैजान को भूल जाइए, हमारा विरोध किसने किया सर? किसने आके बोला कि आपको जवाब नहीं देना चाहिए था? सर ये भी एक जीत होती है कूटनीति में, जो कहा जाता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो नहीं कहा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी ने हमारी आलोचना नहीं की सर। व्हाट इज सेड इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट सेड इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। आप चाहें तो सर, मैं विनम्रता के साथ मैं ऑफर करता हूं सर, आप टीवी चैनल पर हैं, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि आपको आके एक ब्रीफिंग दूं, फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सर मैं किसी भी तरफ नहीं, दीपक बोहरा जी, तो आपको लग रहा है कि ईरान के मामले में जो भारत सरकार की चुप्पी है, डायरेक्टली कुछ नहीं कहना, वो बिल्कुल सही है, वो देश हित में है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा है, ना मैंने कहा है कि चुप्पी है। हमने जो कहना था हमने कह दिया कि शांति होनी चाहिए। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, ये 2 शब्द हैं जो इनको मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारी कूटनीति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है मैम। डायलॉग और डिप्लोमेसी के आपको पता है ना मैम कि यूक्रेन और रूस का जंग जो हो रहा था, हम ही से कहा गया था जाके मध्यस्थता, लेकिन वो लोग तैयार नहीं थे। इजराइल और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के बीच हम ही ने बातचीत की थी, लेकिन वो लोग तैयार नहीं। तो हम लोग तो अपनी तरफ से सारी दुनिया में ये जानते हैं, दुनिया के लोग, कि भारत शांति के लिए है, और उसी को तो हमने दोहराया। उसमें अब किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर डिप्लोमेसी की समझते हैं मैम, हम लोग बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। कोई भी हमारे अगेंस्ट ये नहीं कह रहा आपने गलत किया। फाइनली जो इस्लामिक देशों की बात है मैम, एक भी, प्लीज लिसन टू दिस, एक भी इस्लामिक देश ने नहीं कहा कि मैं ईरान की मदद करूंगा। ह्यूमैनिटेरियन एड, बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं भेजी। हो सकता है कि हम भेजेंगे, और किसी ने नहीं कहा, क्योंकि इंटरनली सब ये चाहते हैं कि ईरान को जितना कमजोर किया जाए वो हमारे लिए अच्छा। इजराइल, वो लोग हमसे कहते हैं, मैं तो 20 साल रहा हूं उस एरिया में, इजराइल हमारे लिए खतरा नहीं है, ईरान हमारे लिए खतरा है। ये गल्फ की मोनार्कीज के, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। इसी का जवाब मैं अश्विनी सिबाजी आपसे लेते हुए, क्या आप सहमत हैं यहाँ पर दीपक बोहरा जी की बात से? क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा है कि हमने देखिए बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत कर ली, प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जब युद्ध की शुरुआत हुई इसके 2 दिन पहले वहां पर वो इजरायली संसद में, और पूरे पुरजोर तरीके से उनकी ओर से कहा गया कि 140 करोड़ भारतीय इजराइल के साथ खड़े हैं और किसी भी परिस्थिति में खड़े रहेंगे। लेकिन जब ईरान की बात आती है तो एक खामोशी जरूर नजर आती है। इसके पीछे की वजह क्या दिखाई देती है? और ईरान के साथ अगर कोई भी मुस्लिम देश, जैसा कि खुद दीपक बोहरा जी ने ऐड किया, कोई भी खड़ा नजर नहीं आ रहा है, या तो वो अमेरिका के साथ है या तो वो चुप है। इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? देखो, एक सच्चाई है चित्रा कि जो हमारे बारे में कह रहा है कि भारत ने स्टेटमेंट नहीं दी, मुझे लगता है कि बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दी है कि भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी हर देश की जो है बरकरार होनी चाहिए। मुझे लगता है इनडायरेक्टली आपने इशारा किया है कि अगर कुछ भी ऐसा कोई देश दूसरे देश पे हमला करता है, हम उसके साथ नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि भारत ने बार बार यह कहा कि हम हैं डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ। और अब जो बात आ रही है, जिस प्रकार से वहाँ सिचुएशन है, आज आप देखो ईरान जो है वो सभी मुस्लिम कंट्री तो हैं जिन पे हमला किया, 12 की 12 उन पे हमला किया इसने। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतार, जॉर्डन, बहरान और टर्की के ऊपर तो नहीं गया ये, बल्कि साइप्रस तक चला गया। तो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई का दायरा बढ़ा रहा है और ये सारा मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर ही अटैक किया इसने। तो इसके साथ इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि सबको ये डर है कि कल को ईरान न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने का, तो वो एक प्रकार से पूरे रीजन के लिए थ्रेट है। वो अगर वो उसके बारे में हर कोई देश यही कह रहा है कि जिस प्रकार से इसने जमावड़ा बना रखा था काफ़ी मिसाइलों का भी, अगर ये लंबी मिसाइलों की बना लेता तो कल को यूरोप को भी ये थ्रेट करेगा। तो सच्चाई ये है, अगर आप सिचुएशन को पूरी तरीके से परखें तो भारत जो कर रहा है वो बहुत ठीक है, क्योंकि आपको अपना नेशनल हित देखना होता है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशन। जो परमानेंट है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट है।
मुझे लगता है सोच समझ के भारत की डिप्लोमेसी जा रही है, एक मेच्योर डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है। तो ऐसे मौके पे जब दूसरे देश भी खुल के नहीं आए हैं, कई मुस्लिम वर्ल्ड में किसी ने कुछ नहीं बोला, तो हमें भी सोच के चलना है। अश्विनी शिवाजी, तो इसी के साथ मेरा सवाल ये है, आप देखिए आपने देश की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मौजूदा वक्त में विपक्षी दलों की ओर से ये सवाल पूछे जाते हैं कि ईरान को लेकर हम साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, वहां पर खामनेई की हत्या कर दी गई, उसको लेकर हमारा रुख स्पष्टता के साथ सामने क्यों नहीं आता है, तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? तो कई बार चुप रहने में ही बहुत कुछ है, और आपने चुप रह के भी काफी कुछ कह दिया है, और आपने तो बोल दिया है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए पूरे देशों की, तो उसके अगेंस्ट तो आपने बोला अगर कोई हमला हुआ। तो मुझे लगता है कई बार सोच विचार करके चलना पड़ता है। और ये बात अगर आप ईरान की कर रहे हो, मैं दो बातें बताना चाहूँगा ईरान के में, क्योंकि मैंने उनके ऊपर स्टडी किया और अच्छे भी नहीं रहा अभी। ईरान की सबसे बड़ी है कि जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ खड़ा हुआ है। कश्मीर इशू उसने बार बार उठाया। हाँ, आज ये भी सच्चाई है कि अब ऑफ लेट लास्ट 10 साल से हमारे रिलेशन ईरान से अच्छे हुए हैं, स्पेशली चाबार को लेके, क्योंकि चाबार पोर्ट भारत के हित में है। वो एक बाईपास करता पाकिस्तान को, जाता है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है। इस हिसाब से भारत ने अभी भी बोला है कि अगर कोई मध्यस्थता या कोई ऐसा काम कर सकता है इस इलाके में, वो भारत ही है, क्योंकि भारत के रिलेशन सभी मुस्लिम कंट्री से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी हैं, ईरान से भी अच्छे हैं। तो कई बार होता चुप रहना ही मुझे लगता है बेटर है डिप्लोमेसी में, और इसी को हम दिखा रहे हैं। मगर ये भी सच्चाई है, आप पाकिस्तान जैसे देश को देखें, वही पाकिस्तान जो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, आज वो अमेरिका को बेसिस दे देगा। अमेरिका अगर हमला करता है, ग्राउंड ऑन ट्रुप्स करता है, तो जो साउथ ईस्ट की तरफ से अगर जो रास्ता है तो वो पाकिस्तान दे सकता है, अपनी बेसिस दे सकता है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आप देखें, मैं ये बताऊं कि अगर कल अमेरिका सोचता है उसको ट्रुप्स चाहिए या बूट्स ऑन ग्राउंड, जो करेगा नहीं, अगर वो अप्रिशिएट भी करता है, तो यही 3-4 देश हैं जिनका बॉर्डर बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। मनीष मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार सुरेंद्र राजपूत जी का जल्दी से रुख कर लेती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, अब मेरा ये सवाल है, जिस मुल्क ने भारत पाकिस्तान युद्ध में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो कभी भारत के साथ खड़ा नहीं रहा, आज उस मुल्क के लिए हमारे विपक्षी नेताओं का दिल इतना ज्यादा क्यों धड़क रहा है? सुरेंद्र राजपूत जी। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम झूठ बोल रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, प्रपंच कर रहा है कि ईरान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं रहे। ईरान ही इकलौता ऐसा देश था पूरे ओपेक मुल्कों में, जितने यहाँ पर डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, ये भी कान खोल कर सुन लें कि इस कश्मीर का मुद्दा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में नहीं आने दिया तो हमेशा ईरान ने भारत का साथ दिया है, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी। जिनके दिमाग में कुछ पर्दे पड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता के, वो पुरानी डिप्लोमेटिक बुक्स को उठा करके देख लें। नंबर 1, बड़ा ट्रस्टेड पार्टनर रहा हमारा और बड़ा सही पार्टनर रहा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो लोग आतंकी और ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, वो लोग इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि जिस आतंकी पाकिस्तान को लगातार ये लोग आज की डेट में बीच में घसीट रहे हैं हिंदुस्तान और ईरान के रिलेशन में, उसी आतंकी पाकिस्तान के साथ जिस पाकिस्तान ने हमारे 26 सिंदूर उजाड़ दिए थे, उनके साथ क्रिकेट खेलने जाते हैं चंद रुपयों के लिए, चंद रुपयों के लिए क्रिकेट खेलने जाते हैं। और हमारी सेना जब पीओके को लेने के लिए तैयार खड़ी थी, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप के कह देने से ये लोग जो है क्या नाम सीज फायर कर देते हैं। हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्ष नीति है। हमारी विदेश नीति अमेरिका के सामने सरेंडर करने की नहीं है, हमारी विदेश नीति इजराइल के सामने सरेंडर करने की नहीं है, हमारी विदेश नीति अपनी इंडिपेंडेंट है। दुर्भाग्य है आज की डेट में भारत का कि नरेंद्र मोदी की यहां पर सरकार है और इन्होंने अपनी हमारी विदेश नीति जो 70 साल से बड़ी ताकतवर थी, अमेरिका और इजराइल के चरणों में रख दी है। तो क्या सुरेंद्र राजपूत जी, एक लाइन में जवाब इसका, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान क्या पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा नहीं था? क्या ये गलत बात है? क्या ये झूठी बातें हैं? जिन लोगों ने देश के लिए सेना में रहकर अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज उनको आप चाटुकार कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी? मतलब आपके ये दिन आ गए हैं बोलने के लिए, और आपको क्या शर्म नहीं आती है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए? आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे बैठ के हमारे मेजर जनरल? सुनिए, पत्रकारों को अब टिप्पणी करते करते आज सेना के लोगों पर भी आप चाटुकार वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राजपूत साहब।
कितनी गलत बात है के ये। पीछे मत कितनी छुपे सेना भारतीय के जनता पीछे क्या ना पार्टी वाले और छुपे, उनका किसी समर्थक भी रूप वर्ग। में सेना सबसे पहले इस देश के लिए, किसी भी रूप में सेना सबसे पहले इस देश के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, सरकारें आएंगी जाएंगी लड़ने के लिए, सेना के लोग बॉर्डर पर रहते हैं, क्यों नहीं सेना की बात होगी, क्यों नहीं सेना की बात होगी। और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमारे मेजर जनरल को अगर आप चाटुकार भाषा में संबोधित करेंगे तो। पत्रकारों को बोलते बोलते इस तरह की आदत पड़ गई, अब सेना तक पहुंच गए। क्यों अश्विनी श्रीवास्तव को लेकर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे? शर्म करिए अपने ऊपर, शर्म करिए अपने ऊपर सुरेंद्र राजपूत जी, शर्म करिए अपने ऊपर। और शर्म करनी चाहिए चित्रा आपको शर्म करनी चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव को चाटुकार कहने की? चाटुकार होंगे आप, चाटुकारिता करिए आप, चाटुकारिता कर करके राजनीति में बढ़िए आप। खबरदार जो हमारे सेना के लोगों के प्रति एक भी टिप्पणी की तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे रिटायर्ड अधिकारी जीवन अपना पूरा उन्होंने खपा दिया देश की सेवा करते हुए, और बैठकर यहाँ पर राजनीति चमकाने के लिए सेना के लोगों को लेकर आ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, और बिल्कुल गलत बात है। सेना के किसी भी व्यक्ति को लेकर एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम लोगों पर टिप्पणी करते करते आप लोगों को रोने की आदत पड़ गई। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव को बोला भी कैसे आपने? इतनी गलत बात है ये। मनीष जी, एक क्लोजिंग टिप्पणी, भारत को कैसे तैयार रहना चाहिए? गलत बात है, कतई बर्दाश्त नहीं होगा सेना के ऊपर इस तरह की टिप्पणी, और ये बिल्कुल गलत बात है। पहले मीडिया को, फिर उसके बाद संस्थानों को, अब हमारे सेना के मेजर जनरल को आप चाटुकार बोल रहे हैं। अगर सच्चाई आपको बता दी तो चित्रा जी, ईरान खड़ा रहता ना हमारे साथ भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, हमारे लोग मारे गए। हम क्यों नहीं 1971 का हम जिक्र करते हैं? एक सेकंड मिस्टर, सुनिए मेरी बात। ये सही बात है कि इंदिरा गांधी की वजह से बांग्लादेश बना, लेकिन ये भी सही बात है कि हमारे हजारों लोग मारे गए। कितने लोगों के नाम याद होंगे? हमारे सेना के कितने लोगों ने शहादत दी है? कितने लोगों के नाम याद रहते हैं? नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कायर निकला, कायर। ठीक है, बोलते रहिए नरेंद्र मोदी को जो बोलना हो, लेकिन सेना के खिलाफ एक शब्द निकाली तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्लोजिंग कमेंट मनीष जी। चित्रा जी, जैसा आप देख रहे हैं तुम तड़ाक मत करिए, ये तू तड़ाक मत करिए, ये आपकी पार्टी के अंदर होता होगा ये तो, और मुझसे तुम में बिल्कुल बात नहीं करेंगे आप। एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर हूं मैं, ये तू तड़ाक अपने नेताओं को बोलिएगा। बोलिए क्लोजिंग कमेंट मनीष मिश्रा जी। तो हमें अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश पे डोमेस्टिक रूप में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तेल का दाम बढ़ने से या डॉलर का दाम बढ़ने से डेफिनेटली शेयर मार्केट में और जो ये इन्वेस्टमेंट में, यानी कि अगर आप बात करेंगे जो सेंटीमेंट चल रहा है ग्लोबल, तो उसमें लोग गोल्ड में या डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। यानी कि हमारे शेयर मार्केट से पैसा उठ के गोल्ड में या वहाँ पे डॉलर पे जा सकता है, या यूएस मार्केट में जा सकता है, क्योंकि यूएस मजबूत हो रहा है पूरे तेल के ये पूरे गेम में। और रही बात डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक में डेफिनेटली अगर तेल का दाम बढ़ा या अगर ये लड़ाई चलती रही तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जीडीपी पे खतरा आ सकता मतलब है। आप तो बोल रहे हैं कि हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना होगा। दो लाइन में प्रदीप भंडारी जी क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, मैं अपने सभी मेजर जनरल्स को सैल्यूट करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उनकी सर्विस की वजह से देश जो है सुरक्षित है। कांग्रेस के व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। ये रहा 30 दिसंबर 1947, हिस्ट्री के अंदर कश्मीर का मुद्दा यूएन में लेने वाले जवाहरलाल नेहरू, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने वाले जवाहरलाल नेहरू, ये क्या बात करेंगे? देश बेच चुके हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करे, जम्मू कश्मीर के अंदर जाके इंटरनेशनलाइज कर दिया, यूएनएससी की सीट चाइना को दे दी, अक्साई चीन गिफ्ट कर दिया आर्मी जनरल के कहने के बावजूद। देश विरोधी लोगों को इस बात की दिक्कत है कि आज हमारा देश सुरक्षित क्यों है और संभली हुई डिप्लोमेसी क्यों कर रहा है। शर्म आनी चाहिए मेजर जनरल को कहने के लिए। हमारे देश के विपक्षी दलों को कम से कम इजराइल के विपक्षी नेताओं से ये जरूर सीखना चाहिए कि जब देश हित की बात हो तो वहां पर अपनी राजनीति पीछे रखनी चाहिए। इजराइल में सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से एक देश के तौर पर अपनी बात कर रहा है, ये कहते हुए कि ईरान पर जो हमला हुआ वो बिल्कुल सटीक है, ये उन लोगों की आपस की लड़ाई है। लेकिन हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती है, हमारे हजारों सैनिक अपनी कुर्बानी देते हैं इस देश के नाम, भारतवर्ष के नाम, हिंदुस्तान के नाम, उस देश के भीतर घिनौनी राजनीति तमाम मुद्दों पर जारी रहती है। कम से कम कुछ अच्छी चीजें दूसरे देशों के नेताओं से अगर हम सीख सकें तो हमारे विपक्षी नेताओं को अपने अंदर ये गुण तत्काल भर लेनी चाहिए। लेकिन आगे भविष्य क्या रहेगा इस महायुद्ध का? ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग कहां पर जाकर थमेगी या फिर ये महायुद्ध और भड़केगा? हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल होली के रंग हमेशा आपके जीवन को इसी तरह से खुशनुमा रखें, इस उम्मीद के साथ महादंगल में आज के लिए बस इतना ही। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही महायुद्ध से। बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है, यह दावा किया गया है कि ईरान क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल अब कर रहा है, और इजराइल की तरफ से यह भी कहा गया है कि ईरान
आम लोगों को निशाना बना रहा है, यानी कि जो ईरान है वो रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। तो दो गंभीर आरोप लगाए गए हैं इजराइल की तरफ से और कहा गया है कि जो ईरान है वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और क्लस्टर जो मिसाइल है उनका इस्तेमाल कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।